हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सीए इंटर स्टूडेंट्स जो ऑडिट की क्लास देख रहे हैं। सर, हमने पहला लेक्चर आप यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट वहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं। उसमें हमने चैप्टर 1 में पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और कॉन्सेप्ट के साथ साथ उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट पेपर या रिवीजन टेस्ट पेपर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने साथ साथ टॉपिक वाइज डिस्कस कर लिए थे। तो आज की लेक्चर्स का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल के पीछे के सारे एमसीक्यू, करेक्ट इनकरेक्ट और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करें, जहां ताकि कोई डाउट ना बचे। और बस इतना ही हमें अपने पूरे सिलेबस में करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके अलावा चीज़ों को बार बार रिपीट करके मल्टीपल रिवीजन करने हैं। ये एकदम सिंपल रखना है। तो ये हमने कल की पढ़ाई की थी लेक्चर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 का, जिसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह अवेलेबल है, हमने भेज दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में हमने ऑडियो क्लिप भी भेजा है, ताकि दूसरे लेक्चर को देखने से पहले पहले लेक्चर का एक क्विकली रिकॉल कर सको 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट आप उसे हेडफोन लगा करके कहीं रास्ते में आते जाते, चाय पीते, कहीं भी आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 का एक क्विकली आप रिकॉल कर लोगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प करेगा, ताकि ओवरव्यू आपको दोबारा से मिला रहेगा। जो लोग अब लेक्चर में आ रहे हैं डायरेक्टली लेक्चर नंबर 2 में, पहला उन्होंने देखा नहीं, तो वो भी उस 15-20 मिनट की ऑडियो को सुन करके थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। बाकी लेक्चर 1 देखना आपको ज़रूरी है। और दोस्तों, बस एक चीज़ और आपसे चाहिए कि जो भी हो रियल फीडबैक कमेंट्स में जाकर के ज़रूर दीजिएगा। ये हमें आप अपनी डिमांड बता सकते हैं कि भाई आपके लिए ये चीज़ें और चाहिए, ये वैल्यू ऐड कर सकता है आपकी प्रिपरेशन में। हर वो काम हम करने के लिए तैयार हैं जो आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करे। बस बात इतनी है कि बहुत ज़्यादा स्टाइल में हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। सिंपल तरीके से हम आपको आरटीपी एमटीपी कवर कराएंगे, कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, 2-3 बार रिकॉल कराएंगे और आईसीआई स्टडी मैट के पीछे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इतना ही प्रोसेस हम सिंपल सा रखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से आते हैं अपने इंस्टीट्यूट की बुक पे। देखिए दोस्त, अब यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यूज दे रखे हैं। एमसीक्यू तो एक एक करके पढ़ते हैं। एटलीस्ट इतने एमसीक्यू कर लें और एग्जाम के ठीक पहले 15-20 दिन पहले हम आईसीआई ने जो एमसीक्यू की बुकलेट बनाई है उसकी अलग सीरीज ला देंगे, जहां 15-15 20-20 क्वेश्चन हम आपके साथ करेंगे और आपके सारे एमसीक्यू प्रिपेयर हो जाएंगे। तो पेशेंस रखिए और हमारे साथ जुड़िए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, इंस्टा पे भी आप जा सकते हो हमारे, हमें मैसेज करने के लिए आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट के एडवांटेज हमने पढ़े थे, ये हमारा तीसरा या चौथा टॉपिक था कल के लेक्चर में। हमने एडवांटेज के बारे में पढ़ा कि भाई अलग अलग एडवांटेज होते हैं। इंफॉर्मेशन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, जो शेयर होल्डर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेंडर उसके लिए हेल्पफुल है क्योंकि वो आपको लोन देता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह देता है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ऐसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं उन सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बेनिफिट देता है। तो ऑडिट का एडवांटेज कौन सा नहीं है, जब नॉट आए तो वहीं पर हाईलाइट कर लीजिएगा आपके एग्जाम में भी। इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, सही है। इट एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय, सही है। एम्प्लॉय डरता है कि ऑडिट हो जाएगा, कोई लफड़ेबाजी हम करेंगे तो फंस जाएंगे। सी, इनहेंस द रिस्क मैनेजमेंट बायसनेस। तो अभी रुकते हैं, ऐसा कोई भी बेनिफिट ऑडिट का नहीं है, तो इसीलिए यही आंसर आपका, ये ऑडिट का बेनिफिट नहीं है।
तो इस हिसाब से ये आंसर आपके लिए सही होगा। और चौथा था इट हेल्प्स इन सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एश्योरेंस एंगेजमेंट। इससे पहले कि हम पांचों चारों पॉइंट पढ़ें, एश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में हमने आपको बताया था। एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट, जो ऑडिट एंगेजमेंट है वो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सन रिव्यू एंगेजमेंट है, तो रिव्यू करने के लिए वो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है। और एक था अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। बस जो ऑडिट है, रिव्यू है, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए था, और अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए था। हम ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं। ये बातें आपने बताई। अब ये हमने लेक्चर में इंक्लूड किया था, वो लेक्चर आप देखेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन देखिए, इट रिलेट्स टू प्रोवाइडिंग एश्योरेंस अबाउट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओनली। क्या एश्योरेंस एंगेजमेंट केवल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही देता है? द आंसर इज नो। वो हिस्टोरिकल के साथ साथ फ्यूचर के इंफॉर्मेशन के लिए भी रीजनेबल एश्योरेंस देता है। वही तो था, हमने कैटेगरी वाइज बांटा था कि ऑडिट एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट, अदर एंगेजमेंट, और एक था स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, एसआरएस। ऑडिट और रिव्यू ये दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए था, लेकिन ऑडिट हमारा रीजनेबल एश्योरेंस देता है, वहीं रिव्यू हमारा लिमिटेड एश्योरेंस देता है। अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, दैट मीन्स इट इज रिगार्डिंग टू द फ्यूचर इवेंट्स। ओके, चलिए अब इसमें पहला आंसर ओनली लिखा है, तो इसका मतलब यही आंसर हमारे लिए करेक्ट नहीं है, दैट इज। अब दूसरा पढ़ ही लेते हैं, 3 पॉइंट और। द प्रैक्टिशनर ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, सही है। देयर इज सम इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय प्रैक्टिशनर, वेरी गुड। रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम इश्यूड प्रैक्टिशनर, क्या दिक्कत है? एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमने बोला इसके कुछ एलिमेंट हैं। एलिमेंट में हमने कहा 3 पार्टीज होंगी। पार्टीज के अलावा हमने ऑडिट एविडेंस की बात की कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हमने सब्जेक्ट मैटर और क्राइटेरिया देखा। रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमने पढ़ी थी कि भाई जो 3 पार्टी होंगी उसमें एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी, वो है मैनेजमेंट। प्रैक्टिशनर मतलब ऑडिटर। तो इस तरीके की बातें हमने पढ़ी थी। अब भाई तो आंसर हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस बार पूछा है कौन सा ट्रू है अबाउट इंगेजमेंट स्टैंडर्ड। तो चलिए देखते हैं। इंगेजमेंट स्टैंडर्ड के बारे में हमें अच्छे से पता है, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। चलिए देखते हैं। इंगेजमेंट स्टैंडर्ड इंश्योर्स द प्रॉपर राइट टू प्रैक्टिशनर इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी। क्या ऐसी कोई बात थी क्या? कोई लेना ही देना नहीं है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। इंगेजमेंट स्टैंडर्ड इंश्योर्स द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। एक बात बताओ, स्टैंडर्ड्स किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑडिटर्स, प्रैक्टिशनर के लिए। बात समझ में आया? तो क्या प्रैक्टिशनर यानी ऑडिटर क्या कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टू प्रेजेंट एंड मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना उसकी जिम्मेदारी है अगर, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इंगेजमेंट स्टैंडर्ड होता है ऑडिटर या प्रैक्टिशनर के लिए, जैसे ऑडिट इंगेजमेंट ऑडिटर के लिए, रिव्यू इंगेजमेंट, एश्योरेंस इंगेजमेंट और रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट। ये सारे इंगेजमेंट मैनेजमेंट के लिए नहीं है सर, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। सी, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड इंश्योर्स, यानी ये भी गलत ये भी गलत। इंगेजमेंट स्टैंडर्ड का काम क्या है? क्या बताओ, ये स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं? स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि गाइडेंस दे सके, और स्टैंडर्ड को फॉलो करना कंपलसरी होता है, ऑप्शनल नहीं है कि मेरी मर्जी है मैं मानूंगा, नहीं मर्जी नहीं मानूंगा, नहीं सर। और ये इसलिए होता है ताकि ग्लोबल प्रैक्टिस को मैच कर सके। हम इंडिया में जो फॉलो कर रहे हैं, हम बाहर जो फॉलो कर रहे हैं, लोगों से मैच कर सके, स्टैंडर्ड मैच करा सकें। पॉइंट इज क्लियर? तो इंगेजमेंट स्टैंडर्ड इंश्योर्स द यूनिफॉर्मिटी बाय प्रैक्टिशनर। ऐसा है, मैं एडिटर आप एडिटर,
मैंने अपनी मर्जी कर दी, आपने अपनी मर्जी कर दी। तो भाई जब सबकी अलग अलग हो जाएगी तो कंफ्यूजन नहीं होगी क्या? सिमिलरिटीज होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी। यही आपका सही है। लास्ट ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड इंश्योर्स सेविंग इन रिसोर्स ऑफ क्लाइंट। बस क्लाइंट के रिसोर्सेज की सेविंग से क्या लेना देना स्टैंडर्ड्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। दोस्त प्यार से बताना मुझे, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन देता है? एक देखो भाई, ऑडिट की बात करो रीजनेबल एश्योरेंस, रिव्यू की बात करो लिमिटेड एश्योरेंस। क्लियर ना? ये बातें हमने पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। रीजनेबल कंक्लूजन मतलब रीजनेबल एश्योरेंस। बोलो हाँ। तो एक बात बताओ, क्या रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस में फर्क होता है कि नहीं? जी हाँ। इसका मतलब लिमिटेड एश्योरेंस नहीं होगा, रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत गलत हो गया मेरे हिसाब से, देखना पड़ेगा सर। दूसरा, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड एश्योरेंस। यस, जब रिव्यू एंगेजमेंट जो होता है ना, वहां लिमिटेड एश्योरेंस दिया जाता है। अभी अभी बताया, पहला सही दूसरा गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ये तो आंसर है नहीं। बोथ इज करेक्ट, नो। बोथ इज इनकरेक्ट, नो। 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, ये आपका आंसर सही होगा। आई होप 4 क्वेश्चन आपको आ गए। पांचवा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे के लिए क्या सही है? तो ऐसे के रिगार्डिंग हमने बात क्या क्या की, अभी हमने ऐसे नहीं पढ़े हैं, अभी बेसिक सी बातें पढ़ी हैं कि भाई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एंगेजमेंट ये भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है, यहाँ रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। इसमें ऐसे 200 500 बहुत सारे ऐसे ऐसे 29 ऐसे हमें अभी पढ़ने हैं सिलेबस में। तो बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला, दीज डील मेनली विद द वॉलेंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। क्या ऐसे को फुलफिल करना, ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिट करना, क्या ये आपका अपनी इच्छा पर है? द आंसर इज नो, अपनी इच्छा पर नहीं है, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है ना। तो ये चीजें हमारा, ये हो गया आपका गलत। ऑप्शन बी, डील विद मेनली विद द मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपलसरी है। अब सही आंसर तो मिल गया, लेकिन बाकी के दो पढ़ लेते हैं। सोल पर्पज ऑफ हेल्प गवर्नमेंट अथॉरिटी, हैं फर्जी की बातें हैं। दिस डील मेनली इन कैरिंग आउट ऑडिट रिकॉर्डिंग द लीगल प्रोविजन। नहीं, कोई लेना ही देना नहीं है भाई। इंगेजमेंट का मतलब, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट का मतलब बस इतना है कि जो ऑडिट है ना, ऑडिट इंगेजमेंट, उसके लिए गाइडलाइन है, और वो गाइडलाइन नहीं कंपल्सरीली आपको फॉलो करना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। चलो अब आते हैं करेक्ट इनकरेक्ट। पहला क्वेश्चन, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर, साइज एंड फॉर्म ऑफ एन एंटिटी। हाँ, बेसिक ऑब्जेक्टिव कभी चेंज नहीं होता, कंपनी छोटी हो, कंपनी बड़ी हो, मीडियम हो। सर आपका ऑब्जेक्टिव तो है ना कि रीजनेबल एश्योरेंस लेना है और रिपोर्ट करना है और कम्युनिकेट करना है। एज पर ऐसे 200 आपको एक्सप्लेन भी करना होगा ना। तो ऐसे 200 में आपके बारे में आपको क्या बताया गया है? ऐसे 200 का नाम क्या है? ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, सॉरी क्या होता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर, समझ गए ना। तो वहां पे आप ऑब्जेक्टिव दो है, नंबर एक रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं हम, ऑब्सोल्यूट नहीं लेते। रीजन हमने पिछले लेक्चर में क्लियर किया है, देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस इन ऑडिट। दूसरा, हम रिपोर्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एज पर एसेस एंड एज पर ऑडिटर्स फाइंडिंग। जो देखा, जो सुना, जो समझा, वो रिपोर्ट किया और कम्युनिकेट कर दिया। तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सही है, करेक्ट। दूसरा, द पर्पज ऑफ एन ऑडिट इज इनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इंटेंडेड यूजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि ऑडिट इसीलिए करते हैं कि जो यूजर हैं, इंटेंडेड यूजर मतलब जो भी यूजर हैं, भाई कह लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन कौन है भाई। हम अगर शेयर होल्डर हैं, हम भी यूजर हो सकते हैं, बैंक भी हो सकती है, लेंडर,
गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो यूजर बहुत सारे हो सकते हैं। ये जो यूजर है ना, इनकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऑडिट करना होता है, तो ऑडिट का पर्पज यही है। सही है, ये भी करेक्ट आंसर है। थर्ड इज द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। ऑडिटर से आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि ऑडिट रिस्क जीरो हो जाए, मतलब ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दे, मतलब 100% गारंटी दे दे, ऐसा तो उम्मीद नहीं लगाते। ऑडिटर लेस देन 100% गारंटी देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। बात समझ में आया? तो ये बात सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे करोगे? इसके एक्सप्लेनेशन के लिखोगे ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, और 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑडिट के हमने पढ़े। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, और चौथा पॉइंट हमने पढ़ा वो टाइम के साथ साथ उसके इंफॉर्मेशन की रिलेवेंस कम हो जाती है, और पांचवा पॉइंट हमने अदर्स में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर इवेंट, जिसमें हम गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग करते हैं। एक बात और बताऊं कि लास्ट स्टडी मटेरियल जो था अपडेशन से पहले का, वहां पर 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस दी गई थी, और यहाँ पर 5 बता दी गई, उसी के अंदर का एग्जाम्पल अलग करके एलोबरेट कर दिया गया। पॉइंट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन आप ऐसे कर लोगे। अब आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। कुल मिला के 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, पांचों को हम डिस्कस करेंगे। अगर लगेगा कोई डाउट है तो आंसर पे जाके रीड करेंगे, वैसे इंस्टीट्यूट ने आंसर इसके दिए नहीं होंगे, तो हम लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन किया है उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चूजिंग ऑफ एन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इन रिलेशन टू अकाउंटिंग इश्यूज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये बताओ, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके रिगार्डिंग जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, सही अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की? नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी तो भाई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो मैनेजमेंट का काम है कि भाई सही सही अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी हम इंप्लीमेंट करें। ठीक है, डू यू एग्री? आप आंसर कैसे लिखोगे? यस, शुरुआत ही ऐसे करना, डायरेक्ट आंसर यस आई एम एग्री विद द स्टेटमेंट। उसके बाद ये लाइन आप पूरी की पूरी 2 लाइन लिख दोगे, और ये बताओगे कि ऑडिटर वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, अकाउंट वगैरह को बनाना, तो इसी के साथ साथ वो अकाउंटिंग पॉलिसी, सही अकाउंटिंग पॉलिसी चुनना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। अब इसके बाद एक पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर लिखा डिस्कस द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इफ इन एनी रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब आप बताइए, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड कोई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। भाई एज एन ऑडिटर हम चेक करेंगे कि मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किया है कि नहीं, वो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहा है कि नहीं। 2 पॉइंट। तीसरा आप ये भी कह सकते हो कि इफ देयर इज एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो वो क्या प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं, रीजन बताया गया है कि नहीं। ये 3-4 लाइन आप लिख लोगे ना एग्जाम में, हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एश्योरेंस इंगेजमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एन ऑडिट। अच्छा, एश्योरेंस इंगेजमेंट होता क्या है? फिर से रिपीट करते हैं, 3 बार रिपीट हो चुका। एश्योरेंस इंगेजमेंट को हमने बोला सर ऑडिट, रिव्यू और अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट, और चौथा था स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। तो एसआरएस को तो अलग कर दो, केवल 3 पर फोकस करो, ऑडिट, रिव्यू और अदर। ऑडिट और रिव्यू में हिस्टोरिकल, अदर में प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पर हम लोग एश्योरेंस देते हैं। ये तीनों हैं एश्योरेंस, यानी एश्योरेंस इंगेजमेंट के 3 कैटेगरी हैं। तो क्या एश्योरेंस इंगेजमेंट केवल ऑडिट तक ही लिमिटेड है? आंसर इज नो। तो पढ़ लो क्वेश्चन। एश्योरेंस इंगेजमेंट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोन। डिस्कस करिए। तो आप इसमें क्या आंसर लिखोगे? आप यही बात लिखोगे, पहले तो ये लाइन पूरी लिख दोगे, फिर आप बताओगे कि एश्योरेंस इंगेजमेंट में क्या क्या कवर है, नंबर ए, नंबर 2, नंबर 3, ABC, जिसमें आप बताओगे इंगेजमेंट ऑन ऑडिट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट एंड अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट।
फिर तीनों को एक्सप्लेन करोगे, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल, और फिर यहाँ बताओगे रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, फिर ये सारी बातें यहाँ के एग्जाम्पल, यहाँ के एग्जाम्पल, वहाँ के एग्जाम्पल, तीनों जगह एग्जाम्पल लिख दोगे, आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स अ 3 पार्टी रिलेशनशिप। वेरी गुड, आप इसे भी एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर डिस्कस करना है उसकी मीनिंग। तो 3 पार्टी रिलेशनशिप क्या है? अब एक बात बताइए, एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी पार्टी होती है? 3। एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में तो 6-7 एलिमेंट हम पढ़ते हैं। 6-7 एलिमेंट का एक हिस्सा है 3 पार्टी रिलेशनशिप। वो एलिमेंट जो थे उसमें एक था 3 पार्टी रिलेशनशिप, ऑडिट के रिगार्डिंग था, ओ एविडेंस के रिगार्डिंग थी, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, ये सारी बातें थी, उसमें 6-7 पॉइंट थे। तो भाई पहला जो पॉइंट था वो 3 पार्टी रिलेशनशिप का था, जिसमें 3 पार्टी होंगी। वो 3 पार्टियों के आपको नाम लिखने हैं। बात क्लियर हो गई? जो हमारे नोट्स में अवेलेबल है, टेलीग्राम पे, ग्रुप में और चैनल पे, दोनों पे हमने वो ग्रुप दे दिया है, एक फ्लो में हमने लिखा हुआ है, ताकि आपको 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड टू चेक अकाउंट वेदर फ्रॉड एग्जिस्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्पेसिफिकली कहा जाता है कि भाई अकाउंट चेक करो वेदर फ्रॉड एग्जिस्ट, की फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। स्टेट विद रीजन वेदर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो आप बताइए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट किए गए हो, आपसे कहा जाएगा लो भैया चेक करो और बताओ फ्रॉड है कि नहीं। कैसे बता पाओगे भाई? आप इन्वेस्टिगेटर तो हो नहीं, आपका सीआईडी का काम है नहीं, आप केवल फाइनेंशियल आइटम देखोगे, रीजनेबल एश्योरेंस दोगे कि भाई मेरे हिसाब से ठीक है, नहीं ठीक है। फ्रॉड का डिटेक्शन करना ये इन्वेस्टिगेशन जैसा हो जाएगा, आप कोई गारंटी ले ही नहीं सकते हो। तो फ्रॉड है या नहीं है ये बताने के लिए स्पेसिफिकली आपको अपॉइंट किया गया है, मतलब आपसे 100% एश्योरेंस लेना चाहता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो भाई ये तो रीजनेबल एश्योरेंस है नहीं, और अगर ये रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है, ऑडिट का पार्ट भी नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस होता है। ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्या ऑडिट ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है क्या? नहीं देता, सही बात कह रहा है। डिस्कस हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इटसेल्फ इज वन ऑफ द रीजन ड्यू टू विच ऑडिट कैन नॉट प्रोवाइड ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस। कल के लेक्चर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, हमने किया है। इसमें कह रहा है कि भाई ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, क्यों नहीं है, 100% गारंटी क्यों नहीं दे पाते? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस इन ऑडिट। और ये जो लिमिटेशंस हैं इनको हमने 5 पार्ट में पढ़ा था। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऐसे 3 और पढ़े थे। इसमें पहले वाले पार्ट से क्वेश्चन आ गया कि कह रहा है रीजन ड्यू टू विच ऑडिट कैन नॉट प्रोवाइड ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस, द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, दूसरे वाले से क्वेश्चन आ गया। तो भाई ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, अब आप यहां बताओ कैसे करोगे आप, इसके बारे में आपको लिखना है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। यहाँ वो पॉइंट भी लिख सकते हो कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं, आपके स्कोप लिमिटेड है, आप सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे पाते हो। क्यों? आपका स्कोप लिमिटेड है। दूसरी चीज, एक बात बताइए, अगर मान लो ऑडिटर आपको जानबूझ करके इन्फॉर्मेशन ही नहीं देना चाह रहा, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैसे चेक करोगे कि वो सब कुछ सही बता रहा है? आप इंक्वायरी करोगे, और अगर ऑडिटर ने जानबूझ करके ही गलत बताया और बोल दिया नहीं नहीं यही ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप इन्वेस्टिगेटर तो हो नहीं कि नहीं नहीं बंद करके नहीं और सच बोल और सच बोल, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो इस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर के ही नेचर में ऐसा है कि आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते, और डिटेल में इसका आंसर आप पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये पांचों क्वेश्चन हमने किए, इसके आंसर यहाँ पर शायद सबके आंसर नहीं दे रखे हैं। ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट आपको पढ़ना है। तो ठीक है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया 2 लेक्चर में। पहले लेक्चर में अभी तक ये 25 मिनट्स भी नहीं हुए हैं। पहला लेक्चर जो 1 घंटे 20 मिनट का लेक्चर है, उसमें हमने एमटीपी आरटीपी सब कवर किया, और वो लेक्चर सारे कॉन्सेप्ट कवर किए और रिवीजन किया था।
दूसरे लेक्चर में हमने इंस्टीट्यूट के बुक्स के सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, और जाते जाते हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट अगर बताना चाहें तो आपको इनमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा। तो भाई इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 7 टॉपिक है। एक आप इंगेजमेंट एश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें ढंग से पढ़ लीजिएगा, डाउट नहीं होना चाहिए, सब में फ़र्क, थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आपके पास रिव्यू इंगेजमेंट और ऑडिट इंगेजमेंट में डिफरेंस पूछ सकता है, लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस में डिफरेंस पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के अंदर जो 5 लिमिटेशंस हैं, एक सेपरेट क्वेश्चन या कंबाइंड क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है वो कोई एमसीक्यू वगैरह जो मीनिंग से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो ये मोटे मोटे 3-4 क्वेश्चन जो बहुत श्योर शॉर्ट और बहुत फेवरेट क्वेश्चन होने वाले हैं आईसीआई के। आप ठीक से पढ़िएगा, लास्ट मोमेंट पर हम एक बार वन डे रिवीजन के लिए आपको जरूर देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो यहीं से विदा लेते हैं, मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है 2 पार्ट में, अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2। बाय बाय, टाटा।